नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो यहाँ मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन कुछ प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ हम देखने वाले हैं इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अलग अलग भागों में मैंने यहाँ विभाजित किए हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर परिचय एवं व्यक्तित्व इसका पहला पार्ट है, जिस पर हम आज इसके 10 प्रश्न हम इस वाले भाग से करने वाले हैं। तो पहले तो थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे आप यूपी के हों, एमपी के हों या फिर आप राजस्थान कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, जिसकी भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, यहाँ पर हर एक इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। परिचय और व्यक्तित्व तो सभी के लिए समान है। तो देखो, परिचय और व्यक्तित्व में क्या महत्वपूर्ण है। परिचय एवं व्यक्तित्व में अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न करते हैं, अपना परिचय दीजिए। आपने हिंदी विषय क्यों चुना, आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो हिंदी, और बाकी अगर किसी दूसरे विषय से हैं तो वो भी पूछा जा सकता है। तो आपने हिंदी विषय क्यों चुना। तीसरा प्रश्न है, आपकी शैक्षणिक यात्रा कैसी रही, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। तो आपसे आपकी ताकत भी पूछी जा सकती है, आपकी कमजोरी भी पूछी जा सकती है। इंटरव्यू है, इसमें परिचय व्यक्तिगत भी होगा आपका, यानी आपके व्यक्तित्व से संबंधित भी होगा। और आपके व्यक्तित्व के संबंधित से अलग आप लोगों के लिए अगर मैं बता दूं तो महत्वपूर्ण है आपके अपने विषय पर कमांड भी। लेकिन सबसे पहले आपको किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को उन्हें बताना है, कितनी सूझबूझ के साथ, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको ही क्यों चुना जाए, ये प्रश्न अगर पूछा जाता है। 5 वर्ष बाद स्वयं को कहाँ देखते हैं आप, आपके आदर्श शिक्षक कौन है, आपकी शिक्षण दृष्टि क्या है, तनावपूर्ण स्थिति को कैसे संभालते हैं। यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो क्या करेंगे। इन सभी 10 प्रश्नों को आज हम यहाँ हल करने वाले हैं, जो परिचय और व्यक्तित्व से संबंधित हैं हमारे। और यहाँ मैं बता दूँ कि नेक्स्ट हम जो अगली वीडियो हमारी रहेगी वो किससे संबंधित रहेगी। जैसे शिक्षण कौशल यहाँ दूसरा पार्ट लिया है, ये भी मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू की किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप, यदि टीचिंग से संबंधित कर रहे हो तो यहाँ पर ये सवाल सभी के लिए अहम है। ठीक है, शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न भी दोस्तों आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, जिसमें आईसीटी से संबंधित ये सारे प्रश्न आ जाते हैं। विद्यार्थियों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, एनईपी 2020 का शिक्षण पर प्रभाव क्या है, सीबीसीएस क्या है, ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। तो ये भी शिक्षण कौशल आप लोगों को कितना परसेंट आता है, आपको आईसीटी के बारे में क्या पता है, किस प्रकार से आप लोगों को बताना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। तो हमने बी वर्ग यहाँ देखा, पहला भाग देखा ए, उसमें हमारा परिचय आ गया। बी में हमारा शिक्षण कौशल आ गया। सी में हमारा हिंदी साहित्य है, हम हिंदी के विद्यार्थी हैं तो यहाँ हिंदी साहित्य हमारा तीसरा पॉइंट आएगा। इसमें हमारे जो भी महत्वपूर्ण यहाँ मुझे लगे हैं, दिखाई दिए हिंदी साहित्य से संबंधित, मैंने यहाँ लिए हैं। जैसे आदिकाल की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, भक्ति काल की विशेषताएं और महत्व पूछा जा सकता है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पूछी जा सकती हैं, आधुनिक काल की प्रमुख धाराएं पूछी जा सकती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये सभी साहित्य के अंतर्गत आ गया। प्रमुख साहित्यकार भी पूछे जा सकते हैं, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप लोग का प्रमुख साहित्यकार कौन है, या प्रमुख लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। तो किस प्रकार से आपको उत्तर देना है, क्या उत्तर देना है, ये सब मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताती जाऊंगी। अभी हमारे पास समय है तो हम लोग ये पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। प्रमुख साहित्यकारों की यदि बात करें तो कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई, जायसी, मीलवाई या मीराबाई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, ये सब हमारे यहाँ प्रमुख साहित्यकारों में आ जाएंगे। तो आपके प्रमुख साहित्यकार कौन है, आप लोगों को ये चुनने का मौका ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा पार्ट है काव्यशास्त्र एवं आलोचना से संबंधित। ये भी एक ऐसा भाग है, हालांकि थोड़ा भारी लगता है, लेकिन फिर भी आपको इसके कुछ सिद्धांत आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक, ये भी एक भाग हम करेंगे। शोध एवं प्रकाशन से संबंधित चीज़ें भी हम देखेंगे। देखो, शोध और प्रकाशन, अगर आप कहीं भी हायर के लिए अप्लाई किया है, आपने इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आप लोगों का, शोध एवं प्रकाशन, जिसे एग्जामिनर यानी जिसे बोर्ड कमेटी चुनती है, जिससे पूछा जाता है।
आपने किस विषय पर शोध किया, आपका शोध का विषय क्या है। यदि आप लोगों ने शोध नहीं भी किया, आप डायरेक्ट नेट के थ्रू भी वहाँ जा रहे हैं, तो भी आपसे पूछा जाएगा शोध क्या होता है, शोध पद्धति क्या होती है, आपने कितने रिसर्च पेपर यानी कितने शोध आप लोग के आपके जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं, किन पत्रिकाओं में पब्लिश हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो शोध और प्रकाशन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये मैं पार्ट बता रही हूँ आने वाली हर एक वीडियो का कि इतने भागों में हमें बांट करके इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। उच्च शिक्षा और सामयिक चीज़ें भी थोड़ी सी हमें देखनी है। उच्च शिक्षा से संबंधित यहाँ जैसे यूजीसी की प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यूजीसी की प्रमुख भूमिकाएं हो गया, एनएनएसी क्या उद्देश्य क्या है, एनआईआरएफ का रैंकिंग क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाएंगी आपकी। भाषा एवं व्याकरण भी एक पार्ट है आप लोगों का। भाषा और व्याकरण से संबंधित समास के भेद, उपसर्ग और प्रत्यय उदाहरण सहित बताने हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें भी आपका एक भाग आ जाता है। ठीक है। प्रकाशन और नैतिकता की यदि बात करें तो अच्छे शोध पत्र की विशेषताएं क्या हैं, शोध पत्र के संदर्भ देने की शैली क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, थोड़ी सी चीज़ें जो प्रकाशन से संबंधित, नैतिकता से संबंधित आप लोगों को पता होनी ज़रूरी है, वो मैं यहाँ पर बात करूँगी। कुछ परिस्थिति जन्य प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, कुछ परिस्थिति के अनुसार, मतलब कोई भी परिस्थिति कभी भी आपके सामने आ सकती है, तो उसके अनुरूप भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ अनुशासन कैसे बनाएंगे क्लास में, यदि उत्तर न पता हो तो क्या करेंगे, असहमत सहकर्मी से कैसे निपटेंगे, छात्र की शिकायत होने पर क्या करेंगे, ऑनलाइन शिक्षण का आपका अनुभव कैसा है, शोध के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित करेंगे, ठीक है, नई जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे, विभाग में अपना योगदान क्या होगा। तो ये है परिस्थिति जन्य प्रश्न, ये भी एक भाग हमारी अगली वीडियो में होने वाला है। नेक्स्ट है एचआर और संस्था द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपके क्या क्या हो सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए आपका संदेश क्या है, यानी जहाँ जिस कॉलेज में आपको जाना है, जहाँ के लिए आपको चुन लिया गया है, वहाँ पर किस किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। फिलहाल अभी मैं ये वाला पार्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता नहीं, पहले अपना इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा सफलता के टिप्स आप लोगों को बताए जा रहे हैं कि आत्मविश्वास रखें और सकारात्मक रहें, उत्तर स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, उदाहरण सहित हो, विषय का गहरा ज्ञान हो, अद्यतन जानकारी रखें, नवीन शिक्षा नीतियाँ जो भी हमारी हैं, विश्वविद्यालय की नई नियमावली जो भी है उनकी जानकारी आप लोगों को रखनी है, समय प्रबंधन, आत्मदत्तक बॉडी लैंग्वेज रखें। मैं फिर बता देती हूँ, आपकी भाषा शैली, आपका व्यक्तित्व, आपकी जिसे बॉडी लैंग्वेज कहना चाहिए वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। मैंने अभी कल की वीडियो में भी बताया था कि भाषा शैली बहुत बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं सहायक होती है हमारी। तो आप जिससे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपकी शब्द शैली क्या है, आपके वाक्य क्या है, वो आपको स्पष्टतः समझना चाहिए। बहुत से लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत से लोग बहुत स्लो स्लो बोलते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो शब्दों का उच्चारण ही उनका गलत होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को सुनिएगा जिनकी बातें सुनते समय आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलें। आपकी भाषा शैली अच्छी हो तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शीशे के सामने आपको अपना इंटरव्यू, खुद आपको मॉक इंटरव्यू आपको देना होगा। किसी जो भी मिले आपको, आपके भाई बहन मामा पापा जो भी, उनके सामने अपने इंटरव्यू देने की तैयारी कीजिएगा। तो अपने व्यक्तिगत परिचय से आपको शुरू करना है, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ईमानदारी, विनम्रता, शालीनता बनाए रखनी है, बोर्ड के प्रश्न ध्यान से सुनने हैं, सोच करके उत्तर देना है, अपने शोध, शिक्षण अनुभव और उपलब्धियों की प्रमुखता देनी है, हमेशा सीखना है और आगे बढ़ने की भावना आपको रखनी है। तो दोस्तों ये तो थी एक जो पॉइंट थे हम लोगों को किस किस पर अपनी अगली वीडियो डालनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है वो क्या चीज़ है वो भी देख लेते हैं। ये जो परिचय और व्यक्तित्व वाला पार्ट है, इससे कुछ प्रश्न हमारे यहाँ पर बने हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को, जो 10 प्रश्न मैं आपको बता रही थी, उन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ देख लेते हैं। ध्यान पूर्वक देखिएगा, वीडियो को बीच से स्किप नहीं कीजिए। पेशेंस, धैर्य आप लोगों को रखना होगा। इंटरव्यू के समय भी आपको बहुत धैर्य की आवश्यकता होगी। अपनी बारी, अपने चांस आने का भी आपको वहाँ पर धैर्य धारण करना ही है। और यहाँ देखिएगा, अपना परिचय दीजिए,
पहला प्रश्न यहाँ आ रहा है हमारे सामने, अपना परिचय दीजिए। यहीं से शुरुआत होती है इंटरव्यू की। सबसे पहले जब आप यहाँ बोर्ड के सामने बैठते हैं, कमेटी के सामने बैठते हैं, तो आप लोगों से पूछा ही, मतलब 99% जो पहला सवाल होता है वो यही होता है कि अपना परिचय दीजिए। इस पर मैंने शॉर्ट एक अपलोड कर दिया है, क्योंकि व्यक्तिगत से संबंधित है, इसलिए मुझे यहाँ प्रश्न फिर से बताना होगा। थोड़ी भाषा शैली का ध्यान रखते हुए आपको उत्तर क्या देना है। नमस्कार आदरणीय महोदय या महोदया, ठीक है। नमस्कार आदरणीय महोदय या महोदया, जो भी वहाँ बैठे हों। मेरा नाम आपको बताना है, ये मैंने अपना ही नाम फिल कर दिया है यहाँ। मेरा नाम, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम अंजलि उपाध्याय है। मैंने हिंदी विषय में स्नातकोत्तर PhD की है और UGC नेट उत्तीर्ण किया है, और हिंदी साहित्य के अध्ययन, अध्यापन और शोध में निरंतर सक्रिय हूँ, ठीक है। फिर बताना है आपको, मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, नहीं हुई हैं तो और जो भी आपके बारे में आपका परिचय है। शोध और लेखन के साथ साथ मैं विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य UGC नेट प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित शैक्षणिक सामग्री तैयार करती हूँ। आप लोग अपना देखिएगा कि आपको अपना परिचय किस प्रकार से देना है। मेरा नाम जो भी है, मैंने जो भी ABCD आपका नाम है, मैंने स्नातक, स्नातकोत्तर या UGC नेट या JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की है। हिंदी साहित्य के अध्ययन, अध्यापन के शोध में मैं निरंतर सक्रिय हूँ। इस प्रकार अपने सवाल का जवाब दे करके आपको रुकना नहीं है, आगे भी बढ़ना है। आगे आपको बताना है, यदि मुझे इस महाविद्यालय में कार्य करने का अवसर मिलता है तो मैं अपने ज्ञान, अनुभव और समर्पण के साथ, यानी इस महाविद्यालय नहीं आपको बोलना, आपको बोलना है अगर मुझे पढ़ाने का अवसर मिलता है तो मैं अपने ज्ञान, अनुभव, समर्पण के साथ विद्यार्थियों और विभाग के विकास में पूर्ण योगदान दूंगी, ठीक। ये 60 से इंटरव्यू की जो टिप है, ये परिचय 60 से 90 सेकंड से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1-1.5 मिनट, इससे अधिक बड़ा आप लोगों को अपना इंटरव्यू टिप यानी इंटरव्यू का जो आपका परिचय है वो आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ आ जाता है कि आपने हिंदी विषय क्यों चुना। आपने हिंदी विषय क्यों चुना, आपसे, आप जिस विषय के भी हैं आपसे पूछा जा सकता है आपने यही विषय क्यों चुना। तो हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और विचार परंपरा की संवाहक भाषा है। प्रारंभ से ही मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने, लिखने में रुचि रही है। कबीर, तुलसी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे मतलब जैसे साहित्यकारों ने मेरे व्यक्तित्व व चिंतन को प्रभावित किया है। तो आपको बताना है कि आपने भाषा क्यों चुनी। तो हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और विचार परंपरा की एक संवाहक भाषा है। प्रारंभ से ही मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने और लिखने में रुचि रही है। कबीर, तुलसी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों ने मेरे व्यक्तित्व और चिंतन को बहुत प्रभावित किया है, और इसी रुचि ने मुझे उच्च शिक्षा और शोध की ओर प्रेरित किया है। मेरा मानना है कि एक शिक्षक के माध्यम से साहित्य की संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। मैंने शॉर्ट्स वाली वीडियो की टिप्स में भी बताया था, और मैं फिर बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है आपने हिंदी विषय क्यों चुना, तो आपको ये नहीं बोलना कि मुझे हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी मुझे पढ़ाने में अच्छी लगती है या मुझे पढ़ने में अच्छी लगती है इसलिए मैंने हिंदी विषय चुना। नहीं, थोड़ा सा नरेट करना है अपने इस उत्तर को ना, थोड़ा सा पढ़ करके आप जाइएगा। रटने के लिए मैं नहीं बोल रही, लेकिन थोड़ा समझ करके जाइएगा। थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सिर्फ अच्छा आपने बोल दिया कि हिंदी विषय मुझे पसंद है इसलिए मैंने इस विषय को चुना, ये आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपको इस प्रकार से बताना है कि एग्जामिनर देख पाए कि आपको अपने विषय के ज्ञान के अलावा भी चीज़ें कितनी अधिकतर समझ आ रही हैं, आप कितना समझ पा रहे हो और कितना बच्चों को समझा पा रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, अपनी शैक्षणिक यात्रा के बारे में बताइए। तो यहाँ है कि मेरी शैक्षणिक यात्रा यानी अपनी शैक्षणिक यात्रा यानी शिक्षा से संबंधित जो आपकी यात्रा रही है उसके बारे में आपको बताना है। तो मेरी शैक्षणिक यात्रा निरंतर सीखने और खुद को विकसित करने की यात्रा रही है। मैंने हिंदी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, उसके बाद शोध कार्य किया और PhD भी पूरी की है। शोध के दौरान मैंने विषय का गहन अध्ययन, संदर्भ सामग्री का विश्लेषण, शोध पद्धति का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है।
ठीक है, तो शैक्षणिक यात्रा निरंतर सीखने के लिए और खुद को विकसित करने की यात्रा रही है। मैंने हिंदी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद शोध कार्य किया, पीएचडी पूरी की, नहीं की है सिर्फ आपने अगर रिसर्च यानी सिर्फ नेट किया है तो आपको शोध के बारे में पता होना चाहिए, शोध पत्र क्या होते हैं उससे संबंधित आपको अपना बताना होगा। लगातार लेखन अध्ययन, शोध पत्रों के अध्ययन, विद्यार्थियों का के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, कि आपने किस प्रकार से, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है तो बता सकता है कि विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने का कार्य करती रही हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि मैं समय के साथ स्वयं को अद्यतन रखूँ या आगे बढ़ाती रहूँ, अपडेट करती रहूँ। तो अपडेट तो नहीं बोलना, अद्यतन रखूँ। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? ये क्योंकि व्यक्तिगत सवाल भी हैं आप लोगों के, तो पूछा जा सकता है आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। उत्तर कैसे देना है आपको? मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी विषयगत समझ है, अनुशासन, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति तथा धैर्य है। मैं किसी भी विषय को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना तथा सकारात्मक वातावरण बनाए रखना ही मेरी विशेषता है। ठीक है, तो मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी विषयगत समझ है, अनुशासन है, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति तथा धैर्य है, और मैं किसी भी विषय को सरल भाषा में समझाने का प्रयास करती हूँ। विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना, यानी शिक्षण की पद्धति वही आईसीटी को आप अपनाते हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको आप कितने परसेंट तक आप उस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी शिक्षण पद्धति हैं इसके अलावा भी आप किन किन चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको इतना बड़ा नहीं उत्तर देना, लेकिन हाँ कुछ विशेष बातें बता देनी है आपको। जैसे मैंने यहाँ पर उन सारी चीज़ों को कुछ ही सेंटेंस में यहाँ लिख दिया है। आपसे आपके अगर कमजोरी पूछी जाए, आपकी कमजोरी क्या है, तो अपनी किसी बहुत ऐसी वाली वीकनेस नहीं बता देनी, आपको अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है, तो दोनों को संतुलन बनाना है। और आपको इंटरव्यू में ऐसी कमजोरी कभी नहीं बतानी जो आपकी नौकरी के लिए नकारात्मक साबित हो। ठीक है, तो कमजोरी कहते ही हुए कमज़ोर मत पड़ जाना। यदि एग्जामिनर ने, यदि बोर्ड कमेटी ने में से किसी भी मेंबर ने आप लोगों से पूछ लिया कि आपकी कमज़ोरी क्या है, तो आपको बताना है कि हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है। मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं अपने कार्य को और बेहतर बनाऊं। कभी कभी मैं किसी कार्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक समय दे देती हूँ, लेकिन अब मैं समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देती हूँ ताकि गुणवत्ता और समय दोनों का संतुलन बना रहे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है। हमारा अगला प्रश्न है, आपको ही क्यों चुना जाए? ठीक है, मतलब आपको इस नौकरी के लिए क्यों चुना जाए, सहायक यहाँ प्राध्यापक की नौकरी के लिए आपको क्यों चुना जाए? तो आदरणीय महोदय या महोदया, मेरा मानना है कि किसी भी शिक्षक की पहचान केवल उसकी डिग्रियों से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, अध्यापन कौशल, शोध दृष्टि और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण से होती है। ठीक, तो आपको स्पष्ट रूप से बनना है, ये नहीं सिर्फ बनावटी भाषा ही नहीं लिखनी, चीज़ों का स्पष्टीकरण करते हुए आपको लिखना है। मेरा मानना क्या है कि किसी भी शिक्षक की पहचान केवल उसकी डिग्रियों से नहीं होती बल्कि उसके ज्ञान, अध्यापन कौशल, शोध दृष्टि और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण से होती है। मेरे पास विषय का गहन अध्ययन, शोध का अनुभव, विद्यार्थियों को सरल और प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता है। मैं निरंतर अध्ययन करती हूँ और नई शिक्षा नीति, आईसीटी तथा आधुनिक शिक्षण विधियों से स्वयं को अद्यतन रखने का प्रयास करती हूँ। यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं विभाग की शैक्षणिक गतिविधियों, शोध, सेमिनार, कार्यशालाओं और विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दूंगी। ठीक है, तो ये किस पर आपने जवाब दिया है कि आपको ही क्यों चुना जाए। तो आपको ये नहीं कि अपनी बहुत तारीफ कर देनी है, आपको कुछ मोटी मोटी बातें बतानी है कि आपको क्यों चुना जाए। ठीक है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ कहने की बजाय ये बताना है कि आप संस्था के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। 5 वर्ष बाद स्वयं को कहाँ देखते हैं आप? तो अगले 5 वर्षों में मैं खुद को एक सक्षम, जिम्मेदार और प्रेरणादायी शिक्षक के रूप में देखना चाहती हूँ। मैं चाहूँगी कि मेरे विद्यार्थी विषय को केवल परीक्षा के लिए ना पढ़ें बल्कि उसमें शोध और गंभीर अध्ययन की रुचि भी विकसित करें। ठीक है, मैं शोध पत्र प्रकाशित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेना और विभाग की शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाना योगदान देना चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य है खुद को निरंतर सीखने वाला शिक्षक बनाए रखना। ठीक, तो व्यक्तिगत लाभ से अधिक संस्था और विद्यार्थियों के विकास की बात आपको करनी है।
आपके आदर्श शिक्षक कौन हैं? तो मेरे आदर्श वे सभी शिक्षक हैं जिन्होंने, तो किसी एक का नाम नहीं बता देना आपको। आपको देखो इस प्रकार से आंसर देना है, यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर देना है कि मेरे आदर्श वे सभी शिक्षक हैं जिन्होंने ज्ञान के साथ संस्कार और मानवीय मूल्यों का भी विकास किया। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद जैसे द्विवेदी जैसे विद्वानों की विद्वता और विद्यार्थियों के प्रति समर्पण मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं मानती हूँ कि एक आदर्श शिक्षक वह है जो स्वयं निरंतर सीखता रहे, विद्यार्थियों को भी सीखने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो यदि किसी जीवित शिक्षक का नाम लें तो उनके गुण भी अवश्य बताएं। ठीक, अगर कोई जीवित है, आपको उनके जैसा बनना है, आप किसी टीचर से पढ़ के आए हैं, आप उनके वो रोल मॉडल है, या आप कह सकते हो कि आपके वो पथ प्रदर्शक हैं, तो आप उनका नाम लेंगे तो उनकी विशेषताएं भी बताएंगे कि मुझे वो पसंद है, या मैं वो मेरे लिए एक कहना चाहिए आदर्श शिक्षक हैं। तो क्या कारण है आदर्श शिक्षक होने का, वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में आपको बता देना है कौन कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अगर ये भी नहीं बताना तो आप बता सकते हैं कि आपके जो आदर्श शिक्षक हैं वो कौन है और वो आदर्श शिक्षक क्यों हैं, उनकी विशेषताएं भी आपको बतानी। तो यदि किसी जीवित शिक्षक के बारे में बताना है तो उनके गुण भी आपको अवश्य बताने हैं। हमारा नवा प्रश्न है कि आपकी शिक्षण दृष्टि क्या है, आपकी जो शिक्षण दृष्टि है वो क्या है। तो मेरे अनुसार शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं। आप कैसे उत्तर देंगे कि मेरे अनुसार शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में सोचने, समझने और विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना है। मैं कक्षा में संवादात्मक शिक्षण को महत्व देती हूँ। मैं उदाहरण, प्रश्नोत्तर, चर्चा, आईसीटी तथा वास्तविक जीवन के संदर्भों का उपयोग करके विषय को सरल और रुचिकर बनाने का प्रयास करती हूँ। मेरा उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, सीखने का सकारात्मक वातावरण तैयार करना है। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, इंटरेक्टिव टीचिंग, आईसीटी, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे शब्दों का संतुलित प्रयोग करें, बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना। तनावपूर्ण स्थिति को कैसे संभालते हैं, यदि कोई तनावपूर्ण स्थिति हुई तो आप कैसे संभालेंगे। आपको उत्तर देना है, शिक्षक के रूप में धैर्य और संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना करना पड़े तो मैं पहले स्थिति को शांतिपूर्वक समझने का प्रयास करती हूँ। भावनात्मक प्रतिक्रिया देने के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना उचित मानती हूँ। यदि आवश्यकता हो तो वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श लेकर के समाधान निकालती हूँ। मेरा विश्वास है कि संवाद, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अधिकांश समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्रोध, बहस या आरोप प्रत्यारोप जैसी बातें उत्तर में कभी नहीं जोड़नी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने अंत तक वीडियो देखी है उनको कुछ तो फ़ायदा हो जाए, तो ध्यान रखिएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को अपने ब्लॉग का लिंक दे दूँगी और उस ब्लॉग पे जा कर के आप लोग इंटरव्यू की 10 की 10 टिप दोबारा भी रिवाइज़ कर सकते हैं बिना मेरी वीडियो देखे। हालांकि ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पर क्या होता है कि आप यहाँ से एक बारी मेरे से सुन रहे हैं तो आपका मन करेगा कि एक बार फिर से हम वीडियो के देखें। तो चाहे आप वीडियो देख लीजिएगा, चाहे वहाँ ब्लॉग पर जा कर के फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग है, आप लोग वहाँ मेरे ब्लॉग से जुड़ सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ब्लॉग पर भी, और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।